हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी कि डीपीपी 3 के लिए सॉल्यूशंस। होपफुली आपने इस डीपीपी को डाउनलोड करने के बाद किया होगा अच्छे से सॉल्व। अगर कोई भी डाउट है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में या फिर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है, तो आपको उसे एक्सप्लेनेशन लेने की और उसे समझने की जरूरत डेफिनेटली है। तो हम हर बार डीपीपी को सॉल्व करने के लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, आप वहां से डीपीपी डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसे सॉल्व करते हैं और फिर हम मिलकर करते हैं उसका सोल्यूशन यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको क्लियर। तो अब जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो किस पर्टिकुलर टॉपिक में से हैं? हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, उस चैप्टर के टॉपिक टैक्सोनॉमिक एड्स से लेकर ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड्स जो हैं वो कैसे कैसे होते हैं, हमने अलग अलग टाइप के टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़े। हमने हर्बेरियम पढ़ा, बोटानिकल गार्डन पढ़ा, म्यूजियम पढ़ा, जू पढ़ा, की पढ़ी, मैनुअल पढ़ी, मोनोग्राफ्स पढ़ा और हमने फ्लोरा पढ़ा। ये सारे जो हैं हमने क्या पढ़े, कैटलॉग पढ़ा कि जहां पर क्या मेंशन था कि कीज क्या होती हैं, है ना, फॉर द टैक्सोनॉमी। अब हमें इससे सॉल्व करने हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए सेशन को स्टार्ट करें। और जब भी हम क्वेश्चन अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात होती है, ताकि आप टेंशन ना लें और सिर्फ पूरा मन अपनी पढ़ाई में लगाएं। तो आपका जो प्लान है वो आपको मॉड्यूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं हर चैप्टर के टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, ताकि आप हर चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट समझ सकें। तो आपको मिलेगा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, फिर आपको मिलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसकी लिंक आपको वीडियो के साथ, जो सेशन होता है चैप्टर जहां पर आप समझते हैं वहां वीडियो के साथ मिल जाती है। डाउनलोड करके आप उसे सॉल्व करिए और फिर आपको मिलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन। एंड देन वी गो विद चैप्टर वाइज एमसीक्यू। उसके बाद हम हर चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर हमें एक पर्टिकुलर सेशन मिलता है जहां पर उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम और कंट्रीब्यूशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो हमें मेमोराइज करना ज्यादा इजी होता है। देन वी गो विद द प्रीवियस ईयर वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो वीडियोस हैं, प्रॉपर हर साल के क्वेश्चंस जो आए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, उन सबका हमको करना होता है रिवीजन। तो वो मिलेगा। उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशंस, आपको मैंने पहले भी बताया था, आप अपने डाउट्स एक तरफ कॉपी में लिखते चलिए तो आपको डाउट सॉल्विंग सेशन के समय पूछने में आसानी होगी। वीकली टेस्ट पेपर, तो हर वीक एक टेस्ट पेपर आपको मिलेगा जिसे आपको सॉल्व करना है, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो सके, क्वेश्चंस को लेकर आपके स्किल्स पूरी तरह से पॉलिश हो सके। गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, कैसे आपको पेपर देना है, कैसा पेपर आएगा, क्या पैटर्न होगा, स्ट्रेस हो रहा है मैम वो कैसे मैनेज करें, कंसिस्टेंट कैसे रहना है मैम, इन सारी बातों पर हम और आप मिलकर के बात करते हैं, सोल्यूशन पॉपअप करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। हर चैप्टर के लिए वन शॉट रिवीजन, एकदम माइंड मैप की तरह हम हर चैप्टर को करेंगे रिवाइज और फिर करेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को सॉल्व। इसी बात के साथ हमें मॉड्यूल तो पता चल गया, अब मैडम क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था व्हाट आर बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। और जब मैं कहती हूँ बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी बताइए, तो ये सबसे बेसिक और सबसे कोर क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब हमने टैक्सोनॉमी को पढ़ना चालू किया था तो पहले इसी क्वेश्चन से चालू किया था, जहां पर हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी एक क्राइटेरिया है, एक प्रोसेस है, जहां पर हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा का पूरा उसका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ करते हैं। यही पढ़ाया था, बस वही है, इजी है। तो हमने टैक्सोनॉमी के जो बेसिक्स पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं, वो था कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन के बाद दूसरा कैरेक्टर था क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद था नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के बाद था नॉमेनक्लेचर और था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ये जो है ये सारे बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं। मैडम किसके बेसिक फीचर्स हैं? तो ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं टैक्सोनॉमी के, ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं टैक्सोनॉमी के।
ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी, तो ये सारे बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी हमने रिवाइज कर लिया। मैं एक बार बता देती हूँ, कैरेक्टराइजेशन मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के फीचर, क्लासिफिकेशन मतलब हमने सिंपल बेसिक तरीके से देख करके क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप्स में डाल दिया ऑर्गेनिजम्स को, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग का कंसेप्ट, आइडेंटिफिकेशन मतलब एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बना दी। तो ये फीचर्स होते हैं टैक्सोनॉमी में जब हम ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो ये तीन चीजें तो हमको मिल गई, ये तीन चीजें हमें वहां पर मिल गई, और फिर दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो जब तीनों ऑप्शंस उसी पर्टिकुलर बेसिक नेचर के हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इजी है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टफ नहीं है। अगर आपने अच्छे से उस सेशन को देखा है जहां पर हमने इस चैप्टर को सॉल्व किया है तो आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप बिना सेशन को देखे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके लिए टफ हो सकता है। इसीलिए मैं एडवाइस करूंगी, अगर अभी भी नहीं देखा है यहीं पर इस वीडियो को रोक दीजिए, पहले जाकर अपना सेशन रिवाइज करिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपको मजा भी बहुत आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज नीड फॉर प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अराइजेस बिकॉज क्लासिफिकेशन की हमें क्या जरूरत होती है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, उसका आपको रीजन बताना है। पहला ऑप्शन बोलता है ऑर्गेनिजम्स ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडी विदाउट इट। अगर आपने क्लासिफिकेशन नहीं किया तो आप पहले जो ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे उनके बारे में नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा ऑप्शन कहता है क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप बने हुए हैं उनको जानने में और उन ग्रुप्स के बीच में क्या रिलेशन है इसको जानने में मदद करता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, और क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को पढ़ना आसान नहीं है तो हम हर ग्रुप को पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगी कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उन 100 स्टूडेंट्स में से आपको हर एक स्टूडेंट का कैरेक्टर बताना है, कौन अच्छा पढ़ता है, कौन बुरा पढ़ता है, कौन एवरेज पढ़ता है, तो आप क्या करोगे? आप 100 का बनाने की बजाय आपके पास सही क्राइटेरिया क्या है, आप 3 ग्रुप बना दो, एक में सारे टॉपर्स, एक में सारे एवरेज, एक में जिनको बहुत पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो आप उससे इजीली डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर भी यही किया, नॉट पॉसिबल टू स्टडी, हर एक बच्चे का मार्क्स बताना पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी। तो ग्रुपिंग करने से हम ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जबकि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को पढ़ना मुश्किल है। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे सही हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी क्लासिफिकेशन की हम क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ, विच सेज ऑल ऑफ दी अबव। इट मीन्स सारे क्राइटेरिया जो दिए गए हैं ऑप्शन में वो बिल्कुल सही हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज Mayer's biological concept of species is mainly based on what? ये क्वेश्चन 2008-2009 में मेडिकल एग्जाम में पूछा गया, मेडिकल क्वालिफिकेशन एग्जाम्स में पूछा गया है, BHU में, CPMT में, UP। तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया जब सर मेयर ने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया, यानी कि जब उन्होंने स्पीशीज की बात करी तो उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया मेन समझा, स्पीशीज का कौन सा क्राइटेरिया मेन होता है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम में थे, थोड़े ज़्यादा फाइलम में या डिवीजन में आए, और ज़्यादा किस में आए, किंगडम के बाद फाइलम के बाद किंगडम फाइलम, क्लास में आए, क्लास के बाद ऑर्डर में आए, ऑर्डर के बाद फैमिली में आए, जीनस में आए, स्पीशीज। मतलब स्पीशीज में आपको ये तो मालूम है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन दी स्पीशीज। पर जब स्पीशीज को डिफाइन करते हैं तो लास्ट में एक लाइन और लिखी होती है कि द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी वो रिप्रोडक्शन करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो वापस से रिप्रोडक्शन करने के योग्य होना चाहिए। तो हम पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहे हैं। अगर हम 2 स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन कराएंगे तो हो सकता है कि रिप्रोडक्शन हो जाए लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना हो सके, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो। जैसे कि म्यूल, हॉर्स एंड डोंकी के बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है तो म्यूल यानी कि खच्चर जो है वो पैदा होता है, एंड इट इज इनफर्टाइल इन नेचर, और उसको सिर्फ काम करने के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो 2 स्पीशीज के बीच में अगर अपन एक पर्टिकुलर स्पीशीज को उठा लें तो इसका क्राइटेरिया है कि सारे ऑर्गेनिजम्स के सिमिलर फीचर है, 99.99% सिमिलर, और
एक फीचर और एडेड है, रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। तो उसको हमने सर मेयर जब बायोलॉजिकल कंसेप्ट बताते हैं स्पीशीज का, तो उसका मेन पॉइंट होता है रिप्रोडक्शन को लेकर, रिप्रोडक्शन को लेकर। तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रादर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? कन्फाइंड कर देना। अगर आप आइलैंड को देखो, है ना, मैं किसकी बात कर रही हूँ? आइलैंड। तो आइलैंड कैसा होता है? सपोज आप पानी के बीच में चले जाओ, बहुत सारा गहरा समंदर है, बहुत बड़ा, उसके बीच में कोई छोटा सा पत्थर है जिस पर पूरी की पूरी एक बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। कुछ जानवर रहते हैं, एक आध दो घर बने हुए हैं, तो 2-3 फैमिलीज रहती हैं, चिड़िया वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो आइलैंड पर, आइलैंड मतलब एक पर्टिकुलर हिस्सा जिसके आसपास कुछ भी लिविंग डाइवर्सिटी नहीं थी, मतलब एक कन्फाइंड एरिया को हम आइलैंड कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लैंड के बीच में एक छोटा सा पानी का एरिया भी हो सकता है। तो कोई कन्फाइंड चीज जो होती है उसको हम आइसोलेशन कहते हैं, अलग कर देना, जो बाकी सब चीजों से बिल्कुल अलग है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब एक स्पीशीज अपने आप में ही रिप्रोडक्शन करने के सक्सेसफुल होती है ताकि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन सर मेयर का बेसिक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था जब उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करी। तो मॉर्फोलॉजी यानी कि पहला फीचर देखो, पहला ऑप्शन मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। मॉर्फोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उन्होंने मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को तो कंसीडर ही नहीं किया था, उन्होंने कहा था रिप्रोडक्शन होना है, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली नहीं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ओनली नहीं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, हाँ बिल्कुल, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाज द क्राइटेरिया व्हिच वाज कंसीडर्ड मेन एंड इंपॉर्टेंट फॉर दी स्पीशीज। एक स्पीशीज में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, दो आइसोलेशन मतलब ये स्पीशीज अपने आप में ही कन्फाइंड होकर रिप्रोड्यूस कर सकती है, दूसरी स्पीशीज के साथ नहीं जा सकती। सो दैट इज अबाउट द मेयर्स बायोलॉजिकल कंसेप्ट फॉर दी स्पीशीज। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द टैक्सोनॉमिकल एड where wild animals are kept in protected environment under human care। ऐसा कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड होता है जहां पर बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन केयर में रखा जाता हो, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब टैक्सोनॉमिकल एड का पार्ट 1 पढ़ाया था, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक ऐसी बुक, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्लांट या प्लांट के पार्ट का कोई स्पेसिमेन चिपका दिया जाता है और फिर उसकी डिफाइन कर दी जाती है सारी इंफॉर्मेशन। तो हर्बेरियम तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बोटैनिकल गार्डन, अब यहाँ हर्बेरियम में चिपका दिया था प्लांट को डेड करके, हर्बेरियम में लिविंग प्लांट्स की पूरी स्पीशीज होती है, जैसे ऑर्किड्स के पूरे प्लांट रख लिए, ठीक, या फिर हमने ऑर्किड्स के अलावा बैम्बू के प्लांट्स रख लिए। तो हम लिविंग प्लांट्स को जब एक साथ एक गार्डन में रख देते हैं और फिर उसे रिसर्च के लिए, सीड्स को कलेक्ट करने के लिए, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो वो बोटानिकल गार्डन होता है। तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया। म्यूजियम होता है जहाँ पे स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, प्लांट के, एनिमल के, डेड हो सकते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि वाइल्ड एनिमल है जिसको प्रोटेक्ट किया है ह्यूमन ने, तो ऐसा कहाँ देखा जाता है? ऐसा देखा जाता है जूलॉजिकल पार्क्स में, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या मिलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स जिनको ह्यूमंस केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु गेव टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो टू किंगडम्स के बारे में सबसे पहले बताया था सर कार्लस लिनस ने, ठीक, सर कार्लस लिनस ने बताया था। ये बहुत कॉमन सी बात है। अब आप इसमें ये नहीं बोलोगे कि मैडम 2 किंगडम 5 किंगडम आप अभी हमसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो हम पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। और जब हम सर कार्लस लिनस की बात करते हैं तो वहीं पर हम उनके सारे काम की भी बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज हक्सले नहीं, जॉन रे नहीं, कार्लस लिनस, नन ऑफ द अबव। सो कार्लस लिनस इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेबल ऑफ हर्बेरियम। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी, कौन सी चीज उसमें इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं होती है? ये क्वेश्चन 2016 के सेकंड पेपर में आया हुआ है। मतलब लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट, जब हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं तो वहां पर लेबलिंग करते हैं, और मैंने आपको बताया था वहां पे लेबलिंग हम क्या क्या करते हैं, हम उसका नेम लिखते हैं,
नेम ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर मतलब कि कौन कलेक्ट करके लाया, कौन कलेक्ट करके लाया था वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन, ठीक है। फिर हम उस प्लांट का लोकल नेम लिखते हैं, लोकल नेम लिखते हैं, ठीक। फिर हम जीनस और स्पीशीज भी मेंशन कर देते हैं अगर हमें मालूम है, ठीक है। डेट मेंशन करते हैं कि कब आई वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन। उसके बाद हम प्लेस भी मेंशन करते हैं कि कहाँ से ये स्पेसिमेन को लाया गया है ना। ये सारी चीजें हम वहाँ मेंशन करते हैं जब हम लेबलिंग करते हैं हर्बेरियम के लिए। ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सी वाली नहीं होती, कौन सी लेबलिंग प्रेजेंट नहीं होती, तो ये सारी तो होती हैं जो मैंने आपको बताई। आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, लोकल नेम्स, हाँ लोकल नेम्स तो होते हैं। हाइट ऑफ द प्लांट कभी नहीं होती, हाइट से कोई मतलब नहीं है। डेट ऑफ कलेक्शन होती है, नेम ऑफ कलेक्टर होता है। तो हाइट ऑफ द प्लांट मैडम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई आप वहां से एक प्लांट पूरा कोई बहुत बड़ा 200 साल पुराना पेड़ तोड़ के ले आओगे तो उसे क्या हर्बेरियम में चिपका सकते हो? Height of plant is not considered, only a part of plant can be bought and stick it over in the herbarium। हो सकता है बड़े पेड़ में से कोई एक पोर्शन उसका तोड़ के लाके चिपका दिया और उसे ड्राई करके, तो फिर आप उस हाइट ऑफ द प्लांट का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बनता, तो क्यों मेंशन करोगे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, दैट इज द हाइट ऑफ द प्लांट। तो हाइट ऑफ द प्लांट को हम कभी मेंशन नहीं करते व्हेन वी टॉक अबाउट हर्बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The disadvantage of using common names for species is that, क्या ड्रॉबैक है या क्या डिसएडवांटेज है, क्यों हम कॉमन नेम्स को यूनिवर्सली यूज नहीं कर सकते? तो उसका एक रीजन, मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाई थी, उसका एक रीजन ये था कि कॉमन लैंग्वेज में रखा जाता है कॉमन नेम। तो मेरी कॉमन लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, आपकी कॉमन लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, किसी तीसरे की कॉमन लैंग्वेज कुछ और हो सकती है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कॉमन लैंग्वेज होती है, जिसके हिसाब से अगर नाम रखा तो जैसे जैसे जगह बदलेगी, जैसे जैसे कॉमन लैंग्वेज बदलेगी, वैसे वैसे उस कॉमन नेम का मतलब भी बदल जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, एक ही कॉमन नेम कई अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रीजन में यूज़ किया जा सकता है। हो सकता है कि मेरे लिए कौन कुछ और हो, आपके लिए कौन कुछ और हो, एक ये क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा कि कॉमन नेम एक तो चेंज हो गए, एक तो उनकी प्लेसेस चेंज हो गई, दूसरी चीज़ और क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं कॉमन नेम। आइए ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, नेम में चेंज, हाँ बिल्कुल चेंज हो सकता है। नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, मैंने आपको बोला ना, आपके लिए कुछ और नाम हो सकता है, किसी और के लिए कोई और नाम हो सकता है, मेरे लिए कुछ और नाम हो सकता है। जैसे जैसे जगह बदल रही है, लैंग्वेज बदल रही है, वैसे वैसे कॉमन नेम भी बदल रहा है। तो इट डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, पूरी दुनिया में एक जैसा कॉमन नेम नहीं हो सकता। वन स्पीशीज में हैव सेवरल कॉमन नेम्स एंड वन कॉमन नेम में बी अप्लाइड टू टू स्पीशीज। हो सकता है एक ही स्पीशीज के कई सारे कॉमन नेम हो, और हो सकता है दो स्पीशीज को एक ही कॉमन नेम दे दिया जाए, हाँ बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जब हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं इस क्वेश्चन के लिए, ये तीनों ही डिसएडवांटेजेस हैं कॉमन नेम के, तो हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन डी, विच सेज ऑल ऑफ द अबव। मार्क कर लीजिए इस पर्टिकुलर आंसर को, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Done? Okay. Now see the next question. Question number 8 says one of the most important functions of botanical garden is that, botanical garden का सबसे majorly important function कौन सा होता है? First option दिया हुआ है One can observe tropical plants here. Tropical plants का मतलब होता है वो plants, वो vegetation जो tropical areas में पाया जाता है। तो जो botanical garden है वो तो हम बनाते हैं, और हम बोटानिकल गार्डन किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके वहां बना सकते हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया, तो ट्रॉपिकल एरिया में ही ट्रॉपिकल प्लांट ग्रो होगा, तो उसका तो यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है दे अलाउ एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन, अब जब कंजर्व करते हो आप किसी स्पीशीज को, वो तो आप उसे दो तरीके से करते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब सेशन में मैं पढ़ा रही थी। कंजर्वेशन जो होता है, कंजर्वेशन दो टाइप का होता है। पहला इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू का मतलब है कि जो प्लांट लाइफ जहां प्रेजेंट है वहीं
उस पर्टिकुलर एरिया में ही आप भी चले जाओ और वहां उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके ग्रो करवाओ। तो वो हो गया इन सीटू कंजर्वेशन, वेयर यू डू नॉट चेंज द लोकेशन ऑफ द प्लांट और द हैबिटेट ऑफ द प्लांट। जो जिस हैबिटेट में है उसे वहीं कंजर्व करना इज इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर आप इसे उसके हैबिटेट में से, अगर आप प्लांट को या एनिमल को उनके खुद के हैबिटेट में से उठाकर नई जगह ले आओ, नए हैबिटेट को क्रिएट करो उनके रहने के हिसाब से, तो वो आपने अलग से हैबिटेट बनाया, उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं था। भले ही आपने उसे फेवरेबल हैबिटेट बनाया होगा, पर वो आपके द्वारा बनाया गया है। तो दैट इज कॉल्ड एज ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन। तो हम यहां पर जब बोटैनिकल गार्डन की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वो ex-situ कंजर्वेशन प्रोवाइड करता है। मतलब एक ऐसा एरिया बिल्डअप किया जाता है, ऐसी जगह बनाई जाती है जो फेवरेबल हो उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए और फिर उसको वहां रहने के लिए अलाउ करते हैं। तो ex-situ कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट फीचर है बोटैनिकल गार्डन का। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड द नेचुरल, कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं है। दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, नेचुरल नहीं है, वो आपने बनाई है, फेवरेबल है, अंतर है दोनों में। नेचुरल तो उसकी खुद की हैबिटेट थी। दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, देयर इज नथिंग, देयर इज नो रीजन फॉर अ ब्यूटीफुल एरिया, है ना। ब्यूटीफुल एरिया वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, दे अलाउ ex-situ कंजर्वेशन, आप उसे नई जगह लाकर ग्रो कर रहे हो। सो दैट्स इट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Correct answer is option B. Let's move on to the next question. Which one of the following animal is correctly matched with its particular named taxonomic category? दिए गए ऑप्शन में से ये जो एनिमल्स हैं इनमें से किसका नाम सही तरीके से टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में मैच किया गया है? सबसे पहला है हाउस फ्लाई और उसमें दिया हुआ है मस्का। तो हाउस फ्लाई जो है उसमें मस्का हाउस फ्लाई का जीन होता है, जीनस होता है। इट इज दी जीनस एंड नॉट दी ऑर्डर। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है टाइगर। टाइगर का टाइग्रिस जो है वो स्पीशीज है। हाँ बिल्कुल, टाइगर की स्पीशीज टाइग्रिस ही होती है। नेक्स्ट है कटल फिश। कटल फिश में दिया हुआ है मोलस्का और बोला है कि ये इसकी क्लास है, जबकि मोलस्का जो है वो कटल फिश की फाइलम होती है, फाइलम होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत। अभी तक हमें सही ऑप्शन मिला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमंस में प्राइमेटा। प्राइमेटा कैसे हो सकता है? प्राइमेटा जो है वो हमारी फैमिली नहीं है, प्राइमेटा है हमारा ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कौन सा हो जाता है? गलत हो जाता है। तो सही ऑप्शन हमें कौन सा वाला मिलता है? सही ऑप्शन जो हमें मिलता है यहां पर, जो हमारा आंसर है वो है बी, वो है ऑप्शन बी। टाइगर में टाइग्रिस स्पीशीज को दर्शाता है। ये क्वेश्चन 2011 के प्री में यानी कि फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप कोई क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन अगर गलत है तो क्यों गलत है। तो हमें यहाँ पर पता है हाउस फ्लाई में मस्का जो वर्ड है वो रेफर करता है उसके जीनस को, तो इसीलिए ये गलत है। फिर कटल फिश में मोलस्का जो है वो उसकी फाइलम है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्लास नहीं है। और ह्यूमंस में इन्हें बोला है कि प्राइमेटा जो है वो फैमिली है, जबकि प्राइमेटा हमारा ऑर्डर है। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। अगर किसी लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे किसी चीज को बनाने के लिए चाहे किसी चीज को रिमूव करने के लिए, यानी कि कुछ सिंथेसिस हो रहा हो या फिर ब्रेकडाउन हो रहा हो, तो ये दोनों ही टाइप की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर होने वाली सारी रिएक्शंस को बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेकडाउन। दूसरा ऑप्शन है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस। तीसरा ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारा आंसर है। और फोर्थ ऑप्शन है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा होता है विद और विदाउट प्रेजेंस ऑफ या फिर
एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन भी ये प्रोसेस नहीं होगा। तो मैडम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आंसर क्यों नहीं? अब ये तो नहीं पूछोगे, क्योंकि कैटाबॉलिज्म स्पेसिफिकली ब्रेक डाउन है, एनाबॉलिज्म स्पेसिफिकली सिंथेसिस है, और क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल केमिकल रिएक्शन, चाहे सिंथेसिस हो चाहे ब्रेक डाउन हो। तो ऑल केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? मेटाबॉलिज्म के अंदर ही कैटा और एनाबॉलिज्म आता है, तो हम रेफर करेंगे मेटाबॉलिज्म को एज आर आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। अब इसका नंबर देखो, थोड़ा याद करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर भी आई हूं ताकि आप प्रिपेयर रहें कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दुनिया में कितनी स्पीशीज अभी तक जानी गई हैं और डिस्क्राइब की गई हैं? क्या 1 मिलियन है? नहीं। क्या 10 मिलियन है? नहीं। 1.5 से 1.1 मिलियन तक? नहीं। 1.7 से 1.8 मिलियन तक की स्पीशीज को जाना गया है। ये फिगर हमें याद करना पड़ेगा। 1.7 से 1.5 मिलियन स्पीशीज को जाना जा चुका है, डिस्क्राइब किया जा चुका है। दिस फिगर हैज टू बी रिमेंबर्ड। मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स ने शायद इसी क्वेश्चन में गलती की होगी। मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू। तो सिस्टमैटिक्स एक ऐसी चीज होती है जहां पर पढ़ी जाती है पूरी की पूरी बायो डाइवर्सिटी, पूरी की पूरी बायो डाइवर्सिटी, और एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ उनके रिलेशनशिप्स। और ये रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं? ये रिलेशनशिप्स होते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, अगर आप इन दोनों चीजों को पढ़ ले तो ये दोनों मिल करके बनाती हैं सिस्टमैटिक्स। जहां पर भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पर ऐसे लिख के रख लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन में पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं। दूसरा है नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं। तीसरा है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, बायोडाइवर्सिटी और रिलेशनशिप विच इज इवोल्यूशनरी, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन की बात नहीं होती, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो हमारा सही ऑप्शन बनता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर सी। क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लाइफ स्पैन ऑफ हनी बी ड्रोन। जब हम हनी बी की बात करते हैं तो उनमें जो ड्रोन्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? तो उनकी लाइफ स्पैन स्पेसिफिकली होती है 52 डेज की, अराउंड 52 डेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले 2009 में। अब बी ड्रोन जो है उसका लाइफ स्पैन मैंने आपको बताया 52 डेज का होता है। ऑप्शन ए है 3 to 4 मंथ्स, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। 1 to 2 मंथ्स, अगर मंथ्स में दिया हुआ है तो 1 to 2 मंथ में आपका 52 डेज कवर हो जाएंगे, 30 + 20, तो ये जो है ये हमारा सही है। नेक्स्ट है 6 to 7 मंथ्स, बहुत ज्यादा बड़ा टाइम हो जाता है, और उसके अलावा 10 to 12 मंथ भी नहीं, तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी विच सेज 1 to 2 मंथ्स। और अगर डेज में दिया होता तो हमारा आंसर क्या सही होता? डेज में हमारा आंसर सही होता 52 डेज। क्लियर? इस क्वेश्चन के साथ आपको ये आंसर भी लिख के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टमा नेचुरे इज रिटन बाय। सिस्टमा नेचुरे जो बुक थी वो किन्होंने लिखी थी? साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है एरिस्टोटल, लिनियस, हिपोक्रेट्स, डार्विन। तो एरिस्टोटल सर ने नहीं लिखी, हिपोक्रेट्स ने नहीं लिखी, डार्विन ने नहीं लिखी, ये बुक लिखी गई थी सर लिनस के द्वारा। ठीक है, तो अभी मैं जब आगे एक और सेशन लाऊंगी जहां पर मैं आपको साइंटिस्ट की ही पूरी लिस्ट दूंगी, तो वहां पर आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से बाय हार्ट कर पाओगे। पर प्रैक्टिस करते रहना है, डरना नहीं है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं अपने सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिश, अगर हम फिश की बात करें तो कतला कतला, द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विथ द जेनेरिक नेम, दस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऐसा कोई भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या ऐसा कोई भी नॉमेनक्लेचर, ये क्वेश्चन 2012 में आया था, ऐसा कोई भी नॉमेनक्लेचर जहां पर इसको लिख के रखना है, ध्यान से सुनना, नेम ऑफ जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट
is same is known as tautonyms, is known as tautonyms. हमने सुना है कि सिनोनियम मतलब दो एक जैसे पर्यायवाची शब्द, है ना. एंटोनियम्स यानी कि विलोम शब्द, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स. जब ऐसे ही हमारे नॉमेनक्लेचर के सिस्टम में अगर जीनस का और स्पीशीज का नाम सेम है तो उसको हम कहते हैं टॉटोनियम. उसको हम क्या कहते हैं? टॉटोनियम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था. तो टॉटोनियम वो होता है जहां पर जीनस का और स्पीशीज का नाम एक ही हो. एग्जाम्पल में कतला कतला, नाजा नाजा, सूला सूला, ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं? टॉटोनियम के हैं. ठीक, तो इसमें से कतला कतला जो है यहाँ पर, ये कतला पहला वाला है जीनस और दूसरा वाला है स्पीशीज. स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनेरिक नेम. स्पीशीज का नाम, स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम हमारा सेम है, दस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉटोनियम. ऑप्शंस देखिए, एंटोनियम मतलब होता है उल्टा. टॉटोनियम सही है आंसर. सिनोनियम मतलब एक जैसा, ये भी नहीं होता. और होमोनियम भी कुछ नहीं होता एक जैसे साउंड वाले. तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी. Clear? That's it. So we are done with the questions for the daily practice problem part 3. Hopefully आपके सारे आंसर सही गए होंगे. अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मिल गया होगा जो आप चाहते थे. आपको क्या करना है? आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, क्वेश्चंस की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहना है ताकि हम अच्छा स्कोर ला सके. आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इजीली सीक्वेंस में हर चीज़ के वीडियोस आपको यूट्यूब के अलावा, यूट्यूब पे तो मिल ही जाते हैं, यूट्यूब के अलावा ऑफिशियल जो वेबसाइट है हमारी वहाँ पे भी मिल जाते हैं. आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com. वहाँ पर जाओगे, ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहाँ पर लिखा होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज. वहाँ पे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश ऐसे करके पूरे ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपको नीट पढ़ना है, आप नीट पे जाकर क्लिक करिए. आपके सामने इस तरीके से बायोलॉजी का पूरा एक आइकन ओपन हो जाएगा. उस पर जाकर वॉच नाउ क्लिक करिए तो पूरा डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा. यहाँ मेरी फ़ोटो लगी है तो आप पहचान जाएंगे कि मैंने ही पढ़ाया है. अब इस कोर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं और यहाँ लिखा है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोज़. इसके नीचे यहाँ पर सीक्वेंस में हर चैप्टर के वीडियोज़ आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे. एवरी एक्सप्लेनेशन उस पर क्लिक करिए, वॉच नाउ, इस तरीके से वीडियो प्ले होने लगेगा. सो यू कैन स्टडी दी अटमोस्ट. इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं. मेरे और आपके इंटरेक्शन के लिए, प्रॉपरली समझ में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इतना सा करना है कि आपको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, अपने ग्रुप्स में सेंड कर दीजिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब कर लें और शेयर करिए अपने सारे वर्चुअल ग्रुप्स में, सिबलिंग्स में. हेल्प देम अचीव देयर ओन एम. राइट, जैसे हम आपके लिए कर रहे हैं, है ना. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड्स यू विद दी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर दी नीट. वो भी घर बैठे ऑनलाइन, ना कि सिर्फ एक दो टॉपिक, पूरा का पूरा कोर्स. तो आपको बने रहना है. कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन. आई विल मीट यू अगेन द नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.